तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी अपनी क्लास की। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले ली थी। अशोक कब गद्दी पे बैठे थे, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें जो अभिलेख है उसमें किया गया है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि अशोक की माता का नाम क्या है। जो मतलब की महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी थी। और मैंने आपको ये कहा था कि अशोक को क्या करेंगे, अशोक थोड़ा बड़ा है, मतलब कि उसकी चीजें ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसको हम 2 या 3 पार्टों में इस क्लास को खत्म करने वाले हैं। जैसे ही अशोक कंप्लीट होता है उसके बाद अपना ब्राह्मण साम्राज्य, जैसे शुंग और कण्व वंश आते हैं, वो वाला स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले वाले में हमने जो उसकी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो अशोक की हमने ले ली थी। आज की क्लास में बात करेंगे अशोक के जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 में डिवाइड किया गया है, तो 3 में क्यों किया गया है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और इसके बाद जो अंतिम क्लास होगी अशोक या मौर्य साम्राज्य की, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो मतलब कि महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे कि महामात्र क्या होते थे, या फिर जो मतलब कि जो मंत्री नियुक्त किए जाते थे उनका पहले क्या होता था, चरित्र से संबंधित एक परीक्षण होता था, उसको क्या कहा जाता था, सारी जानकारी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट करने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। क्या करेंगे, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों को हम डिवाइड करें तो कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से, तो हम कर सकते हैं 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एकदम तरीके से डिवाइड करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। और कोई भी चीज से किसी भी डाउट, कोई भी किसी भी चीज को लेकर डाउट हो तो आप क्या करें, उसको कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा जाता है अशोक के अभिलेख को। सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करें तो किसमें बांटा जाता है? एक होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। शिलालेख होता है। ठीक है, एक होता है स्तंभ लेख। क्या होता है? स्तंभ लेख होता है। ठीक है, और एक और होता है, वो होता है गुहा लेख। गुहा लेख मतलब गुफाओं के अंदर भी लेख लिखाए गए हैं, तो वो है गुहा लेख। स्तंभ लेख की बात करें, जैसे स्तंभ का मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, पिलर। ऐसा एक, जैसे एक पिलर बना दिया और इस पे क्या क्या लिख दिया, ऐसे करके कुछ लिखा दिया, तो ये क्या हो गया, स्तंभ लेख। और शिला लेख के अंदर क्या होता है, पत्थर पे कुछ जैसे कि शिलाएं होती हैं, उन शिलाओं पे कुछ लिखाया जाता है। और गुहा लेख जो गुफाओं के अंदर लेख लिखवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। ये डाउट आपका उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। महत्वपूर्ण कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब बात करते हैं जो शिलालेख है इसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रचलन किया गया था अशोक के द्वारा। हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, पहले ये उसके बाद ये। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें वो आपको बता दूंगा, लेकिन ज्यादा बातें इन दोनों में है, शिलालेख और स्तंभ लेख के अंदर। ठीक है, तो शिलालेख की बात करें, इसका प्रचलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये भी बात आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रचलन स्टार्ट किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा शिलालेख है उसका प्रचलन स्टार्ट किया गया था। और इसकी लिपि क्या होती थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लिपि की बात करें तो लिपि कौन सी होती थी? खरोष्टी, ब्राह्मी, ठीक है, एक और होती थी ग्रीक व अरामाइक। कौन सी होती थी? अरामाइक। ठीक है, ये जो ग्रीक और अरामाइक है, ये जो अफगानिस्तान वाला एरिया है उसके अंदर प्रमुखता मिलती है। अफगानिस्तान वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में मिलती है। ठीक है, और ये जो ब्राह्मी है, ये ब्राह्मी कौन सी एरिया मिलती है? पाकिस्तान वाला एरिया। कौन सा एरिया? पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाले एरिया में मिलती है। हाँ, ये जो ब्राह्मी है ये कौन से वाले एरिया में? पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर मिलती थी। और जो खरोष्टी है ये अपने शेष भारत के अंदर, जो भारत का शेष एरिया बच गया था उसके अंदर क्या मिलती थी? ये मिलती थी खरोष्टी लिपि। इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो खरोष्टी है ये किस प्रकार लिखी जाती थी? खरोष्टी जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर।
हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शिलालेख की। तो ये जो खरोष्ट ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं बाएं से दाईं ओर। किसी पेज में लिखना स्टार्ट करेंगे, ये मान लो पेज है, तो क्या करेंगे हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट साइड, इधर से लिखते हैं। और ये खरोष्ट लिपि में क्या होता है? इधर से शुरुआत करते थे। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं शिलालेख के बारे में। सर्वप्रथम खोज किसने की थी, पढ़ा किसने था? अब मैं एक बार इनको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे क्या पढ़ रहे थे? शिलालेख। ठीक है, शिलालेख। शिलालेख के बारे में मैंने आपको बता दिया था। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी किसने की थी? शुरुआत की थी अशोक ने। शिलालेख जो लिखन की प्रक्रिया है, ये शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख को खोजा किसने था और पढ़ा किसने था। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खोज इसकी 1750 में पेंथलर ने की थी। कब की थी? 1750 में पेंथलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? शिलालेख की। अब खोज तो कर ली, अब खोजने से सारी चीज़ें थोड़ी आती हैं। आपको पता है किसी चीज़ को पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है, तभी तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उसी को समझने के लिए क्या करते हैं कि इसने खोज तो लिया, पेंथलर के द्वारा खोज लिया गया 1750 के अंदर, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। और जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे तो उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आज तक हम उसकी क्या लिपि है उसको समझ नहीं पाए हैं। इतना जरूर पता लगा कि ये भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता वाली, लेकिन उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो इसको पढ़ा किसने था? पढ़ा में सफलता मिली थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 में। ठीक है, और जो शिलालेख मिले हैं ये शिलालेखों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण रूप से इनकी संख्या भी आप नोट कर लो। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 14। महत्वपूर्ण रूप से इनकी संख्या 14 है। होने को 14 जो पूरे शिलालेख हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम क्या करेंगे उनको आपको बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नंबर शिलालेख की। ये जो 14 है इन्हीं में से बात कर रहा हूं मैं। 14 है शिलालेखों की संख्या। प्रमुख रूप से जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। खोज 1750 में पेंथलर द्वारा की गई थी और शुरुआत शिलालेख की अशोक ने की थी। उससे पहले शिलालेख नहीं लिखवाए जाते थे। संख्या कितनी है? 14 है। 14 के अंदर महत्वपूर्ण कौन सा? एक तो है नंबर 1 पे, नंबर 1 पहला नंबर का ये पूछा जाता है कि जैसे कि पशु बलि की निंदा। किसकी? पशु बलि की निंदा मतलब ये इसका विरोध करते थे कि पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए। तो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है कि अशोक के कौन सी शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो आपका जवाब क्या होगा? 1 में। कौन से में? पहले नंबर के अंदर की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। इसके अंदर मनुष्य व पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। मनुष्य वह पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, पहले में क्या हो गया? 1 नंबर जो शिलालेख उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी, और जो नंबर 2 है उसमें अंदर मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था दी गई थी। एक महत्वपूर्ण है कौन सा? 5वां, यहां नोट करो। इसमें क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। पहला इंपॉर्टेंट हो गया पशु बलि की निंदा, दूसरा मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा, और जो तीसरा है इसमें क्या कहते हैं? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। एक आप नोट करो 12वां। कौन सा? 12वां। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। ये महामात्र क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति की गई है?
स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। नंबर 12 के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और है महत्वपूर्ण, मैंने आपको जो पहले भी बता दिया था, ये शिलालेख है 13वां। कौन सा है? 13वां शिलालेख। 12वें में क्या है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, और 13वें में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका? कलिंग युद्ध का। इसको बहुत ही अच्छे से स्टार लगा के नोट कर लेना। तो ये थे महत्वपूर्ण शिलालेख के बारे में जानकारी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? स्तंभ लेख की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्तंभ लेख की। ठीक है, स्तंभ लेख की बात करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं स्तंभ लेख की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले किसकी बात कर ली? शिलालेख की बात कर ली। अब बात करते हैं स्तंभ लेख की। किसकी बात करते हैं? स्तंभ लेख की बात करते हैं। शिलालेख महत्वपूर्ण कितने थे? 14 थे। और जो स्तंभ लेख है ये महत्वपूर्ण कितने हैं? संख्या कितनी है इनकी? इनकी संख्या है 7। कितनी है संख्या? संख्या है इनकी 7। और लिपि कौन सी है इनमें? लिपि है इनमें ब्राह्मी। संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है? 7। लिपि कौन सी है? लिपि है इनके अंदर ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि है इनके अंदर। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और संख्या इनकी 7 है। और महत्वपूर्ण क्या है? प्रमुख 6 जगहों से ये मिले हैं। कितनी जगहों से? प्रमुख 6 जगह से। अब क्या होता है? जगहों से। अब जैसे क्या होता है? जैसे चंपारण बिहार के अंदर कोई स्तंभ लेख मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? चंपारण स्तंभ लेख। मतलब कि उसकी जगह के नाम से पुकारते हैं। तो उसी जगह पे प्रमुख जो 6 जगह उन पे स्तंभ लेख मिले। आपको एकदम क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे हम किसकी बात करेंगे? वो करेंगे प्रयाग स्तंभ लेख की। प्रयाग स्तंभ लेख। 6 जो प्रमुख आपको अच्छे से बता देता हूँ। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करेंगे तो प्रयाग स्तंभ लेख है। पहले कहाँ थे? पहले ये था कौशाम्बी के अंदर। कहाँ था ये? पहले ये कौशाम्बी के अंदर था। कौशाम्बी में था पहले। कौशाम्बी में था। ठीक है, अब क्या होता है? जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी के अंदर था। इसके बाद क्या होता है? अकबर इसको कहाँ ले जाता है? अकबर इसको इलाहाबाद के अंदर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अकबर द्वारा कहाँ ले जाया जाता है? इलाहाबाद में। अकबर द्वारा इसे कहाँ ले जाया गया? इलाहाबाद में ले जाया गया। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में था शुरुआत में। उसके बाद क्या करता है? अकबर इसे इलाहाबाद के अंदर ले जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि रानी का अभिलेख कौन से स्तंभ लेख को कहते हैं? तो रानी का अभिलेख किसको कहते हैं? प्रयाग स्तंभ लेख को कहते हैं। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे कौन सा होगा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और ये जो इलाहाबाद है इसका आपको पता वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो ऐसी चीजें आप क्या करना है? इनको लिंक करते चलना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब बात करते हैं नंबर 2 पे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मैंने आपको शुरू में बताया था ये क्या है? इनके नाम से, इनको जो जगह का नाम है उनके नाम से इनको पुकारा जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये कहाँ है? ये टोपरा से दिल्ली लाया गया था। टोपरा से कहाँ? दिल्ली में। कौन लाया था इसको? इसको लाया था फिरोज शाह तुगलक। कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक इसको लेकर के आया था। कहाँ से लाया था? ये लाया था टोपरा से, इसको दिल्ली में ले आया था फिरोज शाह तुगलक। और कौन सा स्तंभ लेख है ये? यह है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अब अगर अगली बात करते हैं नंबर 3 पे, वो है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। कौन सा है? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है, जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है इसके अंदर क्या है? इसको भी कौन था? इसको भी फिरोज शाह कहाँ से लेके आया था? इसको भी पहले मेरठ में थे, बाद में इसको दिल्ली। हाँ,
मेरठ से दिल्ली, मेरठ से, पहले ये मेरठ में था और मेरठ से कहाँ ले जाया गया इसको, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कौन लेके गया था इसको, इसको भी फिरोज शाह दिल्ली लेके गया था, फिरोज शाह। किसके द्वारा दिल्ली ले जाया गया था, ये था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, और मेरठ से इसको दिल्ली ले गया था, कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया था। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण हो गए। अब आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो 3 हमने पढ़ लिया, जो तीनों हैं वो अगले जो 3 हैं वो कहाँ पे हैं, वो चंपारण बिहार के अंदर ही। नाम आपको मैं अच्छे से नोट करवा देता हूँ। रामपुरवा स्तंभ लेख कौन सा है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पे है, चंपारण बिहार के अंदर। ठीक है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है, यह है चंपारण बिहार के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको क्या हुआ था, 1872 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, चंपारण बिहार में, कहाँ पे है, चंपारण बिहार में। खोज कब हुई थी, 1872 में। कब खोज हुई थी, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज हुई थी 1872 में। और कहाँ था ये चंपारण बिहार के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं, खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्लाथल के द्वारा, कार्लाथल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह हो गया रामपुरवा स्तंभ लेख। अब आगे बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे वो है, नंबर 4 तो हमने 3 तो पहले कर लिए थे, ये नंबर 4 है। अब बात करते हैं नंबर 5 पे, वो है लोरिया अरेराज स्तंभ लेख। कौन सा है, लोरिया अरेराज स्तंभ लेख। ठीक है, ये भी कहाँ है, ये भी चंपारण बिहार के अंदर है। कहाँ है, चंपारण बिहार में है, चंपारण बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 6 पे बात करेंगे, यह है लोरिया नंदनगढ़। कौन सा है, नंबर 6 पे है लोरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है, ये भी चंपारण बिहार के अंदर ही है, चंपारण बिहार में। जो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, ये भी कहाँ पे है, चंपारण बिहार के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है, इसको अच्छे से नोट करना, इसमें क्या है, मोर का चित्र बना हुआ है। किसका, मोर का चित्र। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि अशोक का वो स्तंभ लेख बताइए जिसके अंदर मोर का चित्र अंकित है। तो आपको अच्छे से याद करना वो कौन सा है, लोरिया नंदनगढ़। आपको याद रखना मोरिया नंदनगढ़, तो इसके क्या अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक आप क्या करोगे, देसी भाषा में याद करो तो आपको अच्छे से याद होने वाला है। क्या करोगे आप, आपको इस मोरवार के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिर्फ इतना याद करना है, मोरिया नंदनगढ़। मोरिया से सीधा आपको मोर याद आने वाला है। तो ये क्या थे, प्रमुख क्या थे, स्तंभ लेख थे। अब बात करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, वो जानकारी आपको और मैं अच्छे से प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, जो अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है, कौन सा, 7वां। इनको ब्रैकेट लगा के अच्छे से लिख लेना, ये कौन सा है, सबसे लंबा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख। अब इस बात को नोट कर लेना, मैंने लिखा क्या है। क्या करते हैं, बात को पूरी आप समझते नहीं हो और कमेंट बॉक्स में डाल देते हो कि आपने तो ये बताया था। मैंने क्या लिखा है, अभिलेख लिखा है। और मैंने कितने भागों में डिवाइड किया था, 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अब कोई मुंह उठा के आएगा और बोलेगा आपने तो ये बताया था सबसे बड़ा, ये मैं तो ये बता रहा हूँ सर इसमें तो ये है। अरे तो भाई मैं अभिलेखों की बात कर रहा हूँ, अभिलेखों के अंदर क्या आते हैं, तीनों ही आते हैं। तो ऐसे अफवाहों से आपको बिल्कुल बचना है। और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, ये है 7वां अभिलेख। अब बात करते हैं सबसे छोटा स्तंभ लेख। बात को नोट कर लेना, बोल क्या रहा हूं मैं। अब मैंने बोला है सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख बोला है मैंने।
सबसे छोटा स्तंभ लेख। ये क्या है? यह है रुमनदेही स्तंभ लेख। कौन सा है? रुमनदेही स्तंभ लेख। रुमनदेही स्तंभ लेख। ये क्या है? सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? यह है रुमनदेही स्तंभ लेख। अब बात करते हैं, इसी के अंदर आपको याद करना है कि जो अशोक था उसने अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान जो धार्मिक कर था उसको क्या कर दिया? घटाकर के राजस्व जो कर था उसको घटाकर ये क्या कर दिया? राजस्व कर घटाकर कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था। इस बात को भी अच्छे से नोट कर लेना। कभी कभार डीपली जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा जाता है कि अशोक ने कौन से अभिलेख में बताया, कौन से अभिलेख के अंदर ये जानकारी दी है कि उसने राजस्व जो क्या है कर उसको घटाकर कम कर दिया था या 1/8 कर दिया था। ज्यादातर ये पूछा जाता है कम कर दिया था। तो यह है रुमनदेही स्तंभ लेख के अंदर बताया गया है। अब बात करना, आप एक अच्छे से नोट करना, कौन सा है? इस नाम को अच्छे से नोट करना, सार ए, क्या नाम है? सार ए कुना। इसको कंधार भी कहा जाता है, सार ए कुना। इसको क्या बोला जाता है? कंधार भी बोला जाता है। इसके अंदर स्पेशल क्या है? ये क्या है? 2 भाषाओं में, ग्रीक व अरामाइक दोनों में है। ये पूछा जाएगा कि एकमात्र क्या है अभिलेख जो क्या है सार एवं कुना कंदहार ग्रीक व अरामाइक के अंदर है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो ये थी आज की अपनी अभिलेखों से संबंधित जो अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख है। मैंने आपको अच्छे से 3 भागों में डिवाइड करके स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख एकदम डिवाइड करके बता दिया है। ये भी बता दिया कि सबसे पहले अभिलेखों के बारे में जानकारी है, जो शिलालेख के बारे में जानकारी है अशोक से ही मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको इनको 3 भागों में डिवाइड करके जो क्या है शिलालेखों की संख्या मैंने आपको 14 बताई थी, और जो क्या है स्तंभ लेख है उनकी संख्या मैंने आपको 7 बताई थी, और प्रमुख 6 जगह कौन कौन सी है वहां से मिले वो जानकारी मैंने आपको दे दी है। बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट के अंदर आपको ये मटेरियल मैंने आपको दिया है। आप 3-4 किताबें खंगालोगे तब आपको ये मटेरियल इतना निकालने में आप सक्षम हो पाओगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको ये चीज़ें डिलीवर की गई हैं। तो वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, याद रखना क्लासेज बंद नहीं हुई है, रेगुलर तरीके से आपको क्लासेज मिलने वाली हैं। आज या कल में आपको साइंस या मैथ की क्लास भी मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी स्वीट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहे। धन्यवाद।